हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रजनीकांत, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी में एक बार फिर स्वागत है। स्पेशल फैक्ट्स में आज हम लोग मौर्यकालीन अभिलेखों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जो भी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस लाइव क्लास का आपको नोटिफिकेशन प्रतिदिन सुबह 7 बजे मिलता है। इस सीरीज का 12वां वीडियो है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। इससे पहले चैनल पर जो नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। पहला प्रश्न है, बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से मिला है? दोस्तों, बोगाज कोई अभिलेख जो है 1400 BC का मिला हुआ है। यह एशिया माइनर से मिला हुआ है। इसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते इत्यादि वैदिक देवताओं का उल्लेख है। 1400 BC का ही एक और अभिलेख मिला है सीरिया से, सीरिया के मितनी से मिला है, जिसमें आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। 1600 ईस्वी पूर्व का कस्सी इराक में स्थित है, वहाँ से मिला है अभिलेख, उसमें भी आर्य शब्द का उल्लेख है। वहीं सबसे प्राचीन साक्ष्य जो है अभिलेख का मिलता है वह भारोपीय भाषा का, वह इराक से मिलता है 2200 BC का। भारत में अभिलेखों की प्रथा जो है अधिकांशतः स्टार्ट होती है प्रस्तर अभिलेखों की, तो अशोक के समय में होती है, मौर्य काल में होती है। इसलिए हम लोग बात करते हैं दूसरा प्रश्न की। अभिलेखों में किस शासक को देवनाम प्रिय कहा गया है? तो अशोक को कहा गया है देवनाम प्रिय। तीसरा प्रश्न है, किस अभिलेख से अशोक को के बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है भाब्रू अभिलेख से। भाब्रू अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी या प्रियदर्शी भी कहा गया है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भाब्रू अभिलेख कहां से मिला है? भाब्रू अभिलेख राजस्थान से मिला है। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में सम्राट अशोक को अशोक कहा गया है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है, किस अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी या प्रियदर्शी की जगह अशोक कहा गया है? दोस्तों, इसे मास्की अभिलेख में कहा गया है। मास्की कर्नाटक में स्थित है। पांचवा प्रश्न है, कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। इसमें 5 यूनानी राजाओं के नाम, जिसमें अशोक से संबंध था। सीरिया के राजा एंटीओकस द्वितीय, मिस्र के राजा टॉलेमी द्वितीय, मकदूनिया के राजा एंटीगोनस द्वितीय, सीरिया के शासक मगस और एप्रिस के अलेक्जेंडर का उल्लेख मिलता है। इसी में अशोक के हृदय परिवर्तन का भी उल्लेख है। अगला प्रश्न है, धम्म की व्याख्या अशोक द्वारा किस शिलालेख में की गई है? दोस्तों, धम्म की व्याख्या अशोक के 7वां शिलालेख में की गई है, दूसरा में भी की गई है। तीर्थ यात्रा का वर्णन जो है अशोक के 7वें अभिलेख में मिलता है। वहीं धम्म महामात्रों के नियुक्ति का उल्लेख 5वें शिलालेख में मिलता है। अगला प्रश्न है, अशोक के सभी शिलालेखों का विषय क्या था? दोस्तों, अशोक के शिलालेखों का विषय प्रशासनिक था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशासनिक। एक शिलालेख था जिसका उल्लेख आर्थिक अर्थव्यवस्था संबंधित था। अगला प्रश्न है, अशोक का कौन सा अभिलेख अर्थव्यवस्था से संबंधित है? इसका सही आंसर है रुम्मिनदेई अभिलेख। रुम्मिनदेई अभिलेख को पूछा जा सकता है किस लिपि में लिखी गई है, तो यह ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। रुम्मिनदेई अभिलेख कहाँ से खोजा गया है? तो यह उत्तर प्रदेश के ककराहा से खोजा गया है, कपिलवस्तु के निकट। 9वां प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? दोस्तों, इसका सही उत्तर है जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। अगला प्रश्न है, धम्म महामात्र की नियुक्ति अशोक के किस शिलालेख से संबंधित है? 5वां शिलालेख से संबंधित है। 7वां शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। 9वां शिलालेख में सच्ची भेंट व शिष्टाचार की व्याख्या है। 11वें शिलालेख में धम्म की विशेषता का उल्लेख है। 11वां प्रश्न है, मौर्य प्रशासन की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है?
तो ये जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है जूनागढ़ अभिलेख किसने खुदवाया था? तो इसे रुद्र दामन ने खुदवाया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है जूनागढ़ अभिलेख किस लिपि में लिखी गई थी? तो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी और यह गिरनार या सौराष्ट्र जिला में गुजरात में मिला है। दोस्तों अगला प्रश्न है शहबाज गढ़ी और मानसेहरा अभिलेख किस लिपि में लिखी गई है? तो यह खरोष्ठी लिपि में लिखी गई है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि शहबाज गढ़ी अभिलेख कहाँ से मिला है? यह पेशावर पाकिस्तान से मिला है और मानसेहरा अभिलेख हजारा पाकिस्तान से मिला है। 13वां प्रश्न है सम्राट अशोक का कौन सा अभिलेख द्विभाषिक है? कंधार का अभिलेख द्विभाषिक है। दोस्तों यह भी पूछा जा सकता है कि सम्राट अशोक की जो अभिलेख है वो किस भाषा में लिखे गए? तो भाषा प्राकृत है, लिपियां भले ही ब्राह्मी है, खरोष्टी है, यूनानी है या आर्मेइक है। कंधार अभिलेख यूनानी और आर्मेइक दोनों में लिखी गई है। 14वां प्रश्न है अशोक के अभिलेखों का सबसे पहले किसने खोजा? अब अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने खोजा? इसका सही उत्तर है पाद्रेटी पैंथेलर। 15वां प्रश्न है पश्चिम उत्तर भारत में अशोक के अभिलेख किस भाषा में, किस लिपि में लिखे मिले हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है खरोष्ठी लिपि में। यदि खरोष्ठी की जगह आर्मेइक दे तो आर्मेइक भी आप वहां पे दे सकते हैं। 16वां प्रश्न है सोहगौरा अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है बांग्लादेश से। 17वां प्रश्न है अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? दोस्तों इसका सही उत्तर है 14। पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा करता है अशोक, उसी में समाज के उत्सव का निषेध है और उसी में कहता है कि सभी मनुष्य मेरे संतान हैं। द्वितीय शिलालेख में पशु बलि से रिलेटेड कहता है कि प्रबंधन होना चाहिए, चिकित्सा का प्रबंधन होना चाहिए पशुओं के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य की उल्लेख मिलता है। चोल, चेर, पांड, सतीपुत्र, ताम्रपंडी इत्यादि का उल्लेख मिलता है। तीसरा और चौथा शिलालेख में रज्जुकों की नियुक्ति और धर्म संबंधी नियम के उल्लेख हैं। चौथा में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा है। 5वां में धम्म महामात्रों की नियुक्ति है। समाज तथा वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। 6ठा शिलालेख में आत्म संयम की रक्षा का शिक्षा का उल्लेख है। 7वां और 8वां शिलालेख में अशोक की तीर्थयात्राओं का वर्णन है। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार की व्याख्या का उल्लेख है। 10वें शिलालेख में राज्य और कर्मचारियों को सदा प्रजा के हित में चिंता करनी चाहिए, इसका उल्लेख है। 11वें शिलालेख में धम्म की विशेषता का उल्लेख है। 12वें में धम्म सभी मतों के सत्कार की बात कही गई है। 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन है और 5 यूनानी राजाओं का उल्लेख है। अशोक के धर्म परिवर्तन का उल्लेख, हृदय परिवर्तन का उल्लेख है। 14वें शिलालेख में धार्मिक जीवन में व्यतीत करने के लिए लोगों को प्रेरणा देते हुए अशोक को दिखाया गया है। इस तरीके से 14वां शिलालेख के बारे में हम लोगों ने देखा। अगला प्रश्न है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? दोस्तों इसका सही उत्तर है चंपारण से। चंपारण बिहार में स्थित है। यहीं से महात्मा गांधी जी ने अपना सत्याग्रह पहला स्टार्ट किया था। 19वां प्रश्न है रामपुरवा अभिलेख बिहार के किस जिला से मिला है? इसका सही उत्तर है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय है बेतिया। बात करें हम लोग बिहार से 3 मिले हैं, 3 लेख स्तंभ लेख मिले हैं। लौरिया अरेराज से एक, ये भी चंपारण से मिला है। दूसरा लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख स्तंभ लेख मिला है, ये भी चंपारण से मिला है। और तीसरा रामपुरवा स्तंभ लेख, ये भी बिहार के चंपारण से ही मिला है। अशोक के कुल 7 स्तंभ लेख हैं। 7 स्तंभ लेख जो है 6 स्थानों से मिले हैं। एक जो है दिल्ली टोपरा अभिलेख पहला है, दूसरा है दिल्ली मेरठ दिल्ली स्तंभ लेख है। इसका कड़ी तात्पर्य है दिल्ली से मेरठ टोपरा, दिल्ली टोपरा है, टोपरा से दिल्ली लाया गया है। टोपरा हरियाणा में स्थित था। वहीं दूसरा है मेरठ दिल्ली स्तंभ लेख, तो दिल्ली में लाया गया मेरठ से। तीसरा है प्रयाग स्तंभ लेख। उसके बाद चौथा
लौरिया अरिराज स्तंभ लेख, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख और रामपुरवा स्तंभ लेख। सभी स्तंभ लेखों की भाषा जो है ब्राह्मी है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस स्तंभ लेख को रानी का लेख कहा जाता है, तो कौशाम्बी स्तंभ लेख को रानी का लेख कहा जाता है। 20वां प्रश्न है, अशोक के स्तंभ लेखों को सबसे किसने कौशाम्बी से इलाहाबाद स्थापित करवाया था? इसे अकबर ने स्थापित करवाया था। बाद में इसी पर जहांगीर ने अपनी खुदाई करवाई थी, अपनी मतलब ये टिप्पणी लिखवाई थी इस पे। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों, कौशाम्बी अभिलेख को किस नाम से जाना जाता है? इसे रानी का लेख भी कहा जाता है। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है, अशोक के किस पुत्र का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है? तो तीवर का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह से वीडियो लाइक करते रहें और देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।